हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें मैंने ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको लगभग 19 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराई थी। और उसी के साथ साथ मैंने आपको यूपी पीसीएस जो मेंस एग्जाम्स में होते थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2012 से 2017 का, वो भी मैंने कंप्लीट कराना शुरू कर दिया था। अभी 2 पेपर हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ अभी हमारे पास एक और टेस्ट पेपर आ चुका था, जिसका आज हम सेशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हमारा ये हो जाएगा टेस्ट नंबर 20। और इसके साथ बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर यूथ की जो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जिसमें सी सेट भी है और जीएस भी है, तो अगर आप लोगों की डिमांड होगी, अधिक से अधिक कमेंट होंगे उस पर, तो मैं उसे भी सॉल्व करा दूंगा, ताकि जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट पेपर का, उतना ही आप चीज़ों को रिवीजन करेंगे। क्योंकि फुल टेस्ट में यही फ़ायदा होता है, आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो बार बार जब आपके सामने से गुजरती है, आंखों के सामने आता है, तो रिवीजन अच्छा होता है। तो बताइएगा कमेंट करके, या फिर किसी और कोचिंग के, तो हम उसको भी विचार कर लेंगे, और अगर उसके भी टेस्ट मुझे मिल जाएंगे तो मैं उसे भी करा दूंगा। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया वीडियो के। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपके सामने पहला ही प्रश्न दे रहा है, ज्योग्राफी से संबंधित है, जो कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया वेस्ट टू ईस्ट। और जरा इन पहाड़ियों को अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों की है। जैसे अगर आप देखोगे मीरी पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, देखा जाए तो ये चारों ही पहाड़ियां आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। हालांकि कुछ पहाड़ियों का विस्तार आपके आसाम के साथ भी है, जैसे मीरी, डाफला, इन सब की कुछ कुछ के विस्तार जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको थोड़े असम में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इनको अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है। अब अगर मैं इसका क्रम लगाना शुरू करूँ तो सबसे पहले आपको मिलेगी डाफला पहाड़ी, उसके बाद आपको मिलेगी मीरी पहाड़ी, फिर उसके बाद आपको मिलेगी अबोर पहाड़ी, एंड उसके बाद लास्ट में आपको मिल जाएगी मिसमी पहाड़ी, जो कि आपको चाइना के नज़दीक आने पे जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है वहाँ पर मिलेगी। तो इस तरीके से आपका वेस्ट टू ईस्ट हो गया। अब इसी प्रश्न को अगर ईस्ट टू वेस्ट कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है, एक पैटर्न अगर आप याद कर लोगे तो उसे आप सेट कर सकते हो, मिसमी, अबोर, मीरी, डाफला, तो ये हो जाएगा। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हम लोग सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है कि ये प्रश्न किस तरीके से और पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। कावेरी नदी जिस ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है, वहां बड़ा हिमनद होने के कारण इसे वर्ष भर पानी मिलता है। तो बस यहीं पे ये गलती हो रही है। देखो, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, कावेरी हो गई, पेन्नार हो गई, या भरतपुजा हो गई, जो ये प्रमुख प्रमुख नदियां हैं, इनमें एकमात्र कावेरी नदी ऐसी है जिसको पूरे 12 महीने पानी मिलता है। अदरवाइज जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती हैं। जब मई जून में जब मानसून आता है तब उन नदियों में पानी जो है कि बढ़ जाता है, अदरवाइज वो थोड़ा नॉर्मल रह जाता है। ऐसा नहीं कि सूख जाती है, लेकिन पानी की मात्रा कम हो जाती है। परंतु कावेरी में क्यों पानी बना रहता है, तो कह रहा है कि क्या वहां पे ब्रह्मगिरी चोटी से जहां से निकलती है, क्या वहां पे आपको बड़े हिमनद देखने को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। बड़े हिमनद केवल आपको हिमालय में देखने को मिलेंगे, दक्षिण भारत में नहीं मिलेंगे। इसका कारण ये होता है कि जैसे अगर आप देखोगे इस तरीके से, ये मैंने भारत बना दिया और यहाँ पे आपकी कावेरी नदी बहती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो, ये ज्यादा ऊपर हो गया तो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। यहाँ पे कावेरी नदी बहती है, तो अगर आप देखोगे इसको मई जून के बाद, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको पानी मिलेगा कहाँ से, दक्षिण पश्चिम मानसून से इसको पानी मिलता है। लेकिन जब सितंबर के बाद जब आपका मानसून वापस लौटने लगता है, तो हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी से ये क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण करके हवाएं बारिश कराती हैं, और तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है, साथ ही साथ कुछ आंध्र प्रदेश के हिस्से में भी बारिश होती है। तो कावेरी को क्या होता है, फिर लौटते हुए मानसून से भी वर्षा मिल जाती है, और इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि वर्ष भर पानी भरा रहता है। तो ये कारण होता है, हिमनद वाला कारण नहीं होता है। तो केवल ए स्टेटमेंट सही होगा, आर वाला गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न पूरी तरीके से समझ। अगर आपका कोई भी डाउट होता है किसी प्रश्न पे, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, या फिर आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि उसकी चैट अभी ऑफ कर रखी 2 दिन से, अब मैं उसको ओपन करने वाला हूं जल्दी। तो आप लोग वीडियो के नीचे भी अगर कमेंट करके प्रश्न पूछेंगे तो वहां पे भी मैं रिप्लाई देता हूं। चाहे तो आप पुरानी वीडियोस को देख लीजिए, जितनी भी वीडियोस होती है, जो भी जेन्युइन कमेंट होती है उस पर मैं जरूर रिप्लाई देता हूं। चलिए, थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। ला नीना पेरू तट से चलने वाली एक शीतल जल धारा है, और इसकी उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर में उस समय होती है जब एल नीनो का प्रभाव
समाप्त हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला प्रश्न तो सही है, परंतु दूसरा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में बहती है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, बस थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था। देखिए ला नीना की बात करेंगे तो एक ठंडी जलधारा, ये तो बात सही है, और इसकी उत्पत्ति आपकी पूर्वी प्रशांत महासागर में ही उत्पन्न होती है। और किस समय होती है? जब एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो ये दोनों ही बातें सही हो जाएंगी, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे अगर बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ये आपका जो है कि इस तरीके से साउथ अमेरिका का मैप हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ठंडी जलधारा है। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसको हम लोग कहते हैं ला नीना। ये इसकी ठंडी जलधारा हो गई। थोड़ा सा पेन पतला कर लूं, हाँ ये चीज हो गई। तो ये जो ठंडी जलधारा होती है ये इंडिया के लिए बेस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब ये ठंडी जलधारा होती है तो इसकी वजह से हाई प्रेशर यहाँ पे बनता है, और जस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्या बन जाता है? लो प्रेशर। फिर वहां से उठने वाली जो हवाएं होती है 0 डिग्री को क्रॉस करके इंडिया के अंदर क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करता है, और दिस इज द बेस्ट, अर्थात भारत के लिए ला नीना बेस्ट होती है, क्योंकि यहां से हमारे भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। परंतु समस्या कब होगी? कि जब ये एल नीनो के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं इसी को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं यहाँ पे। चलिए, अगर मैं बात करूं कि ये जब आपकी एल नीनो के रूप में उत्पन्न होगी ना, तो ये क्या होती है? ये गर्म जलधारा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ही ये लो प्रेशर बनाती है। और जब यहीं पे लो प्रेशर बन जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया से उठने वाली जो हवाएं होती है वो इंडोनेशिया और पेरू की तरफ ज्यादा भागती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? भारत में सूखा होने की कंडीशन पड़ सकती है। इसीलिए इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि एल नीनो जो कि हर 4 से 5 साल में एक बार उत्पन्न होती है, तो ये इंडिया के लिए बेस्ट नहीं है। लेकिन ला नीना जो कि परमानेंट रहती है वहां पे, ये हमेशा इंडिया के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि इसकी वजह से ही भारत में बारिश होती है। तो यहां पे दोनों ही कथन मेरे दोस्त सही रहेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं, दामोदर नदी घाटी की बात करेंगे, दामोदर घाटी परियोजना के संबंध में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित था। बिल्कुल सही है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत दामोदर तथा उसकी सहायक नदियों पर कुल 10 बांध बनाए गए हैं। तो 10 नहीं बने दोस्तों, अभी तक केवल 8 बांध ही बने हैं। कितने बने? 8। तो दूसरा गलत हो गया। बोकारो, बराकर, कोनार दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो यह बात सही है। पंचेत, दुर्गापुर और मैथान दामोदर नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आप देखो, दामोदर नदी पर अगर आपसे पूछा जाए कि दामोदर नदी पे कौन से बांध बने, तो 2 प्रमुख बांध बने हैं, जिनका नाम एक का क्या है? पंचेत है, और दूसरे का क्या नाम है? दुर्गापुर है। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी एक सबसे प्रमुख सहायक नदी होती है बराकर। बराकर पे अगर मैं बात करूं तो 2 प्रमुख बता देता हूं, जिसमें एक आपका आ जाएगा तिलैया, ठीक है, और एक आपका आ जाएगा मैथान। तो ध्यान से समझना है कि अगर आपसे पूछा जाए तो भाई दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? बराकर है। तो दामोदर पे तो बनेगा पंचेत और दुर्गापुर, लेकिन मैथान दोस्तों दामोदर पे नहीं है, बल्कि मैथान और तिलैया आपके बराकर पे स्थित है। इसलिए चौथा भी गलत है। और दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे भी 10 नहीं केवल 8 बांध बने हुए हैं। तो सेकंड और 4 को जब हटा देंगे तो 1 और 3 यानी डी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा। समझ में आ गई ये बात है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। रेलवे तथा रेलवे से संबंधित उपकरणों के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पेराम्बूर की अगर हम बात करें, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में आता है, यहां पर सभी प्रकार के डिब्बों का निर्माण होता है। जो ट्रेन के कोच होते हैं, जिसमें आपके एसी बोगी हो गई, जनरल बोगी, स्लीपर, और ये सारे डिब्बों का यहीं पे निर्माण होता है। कपूरथला की बात करें, जो कि आपके पंजाब में स्थित है। कहां पे स्थित है? पंजाब में। तो कपूरथला में रेल कोच कारखाना बनता है। फिर भिलाई की बात करें तो भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन यहां पर दोस्तों डीजल इंजन से संबंधित उपकरणों का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि डीजल इंजन तो आपका डीएलडब्ल्यू मुख्य रूप से हो जाएगा, जो बनारस में होता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे भिलाई की, तो यहाँ पे जो रेल एवं स्लीपर का उत्पादन होता है, जो स्लीपर सीट होती है, स्लीपर बोगीज होती है, उनका उत्पादन किया जाता है। और दुर्गापुर में जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, तो यहाँ पे पहिया, टायर, एक्सल वगैरह इन सभी का उत्पादन होता है। तो आपका गलत कौन सा हुआ? भिलाई, क्योंकि यहाँ पे डीजल इंजन की बात ही नहीं होती है। यहाँ पे तो आपके रेल एवं स्लीपर का उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अब बात करेंगे एक अगले प्रश्न की, जो कि साइरस क्लाउड्स के बारे में पूछा जा रहा है, जिसको हम लोग पक्षाप मेघ भी कहते हैं। यह वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं, सबसे ऊंचे यही होते हैं। अर्थात क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत होती है ना, 12, 13, 14 किलोमीटर वाली, वहां पे ये पाए जाते हैं। और इनका निर्माण हिमकणों के द्वारा होता है। तो कह सकते हो कि हाँ, इनका निर्माण थोड़ा बहुत हिमकणों से भी होता है। इन मेघों के कारण दिन में सूर्य एवं रात में चंद्रमा के चारों ओर एक हेलो यानी कि प्रभा मंडल का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही स्टेटमेंट तीनों ही सही है। एक और इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए कि अगर
आपको दिखे कि पक्षाप मेल की उपस्थिति हो रही है, इनका निर्माण हो रहा है, तो ये मान के चलो कि चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। किसकी? चक्रवात आगमन की सूचना देते हैं। तो तीनों ही सही हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कपास की खेती तथा उससे संबंधित आवश्यक भौगोलिक दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहां पे सही पूछा जा रहा है कथन। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त होगी। तो पहली चीज, कपास उष्ण क्षेत्र की उपज है, परंतु वर्तमान से क्षेत्र में या वर्तमान समय में अब उपोष्ण क्षेत्र में भी इसकी खेती की जा रही है। तो बिल्कुल सही मान सकते हो। अगर आप देखोगे तो गुजरात वगैरह में क्या होता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में जो कि उष्ण खेती होती है, उष्ण क्षेत्र की होती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज पता है, इसमें क्या करा है, उपोष्ण वाले क्षेत्र में भी, यानी कि जहां पे थोड़ी सर्दियों का मौसम भी होता है वहां पे भी। तो इसका सीधा एग्जाम्पल आप भारत में मत ढूंढो, आप भारत के संदर्भ में थोड़ा पूछ रहा है, बस पूछ रहा है कपास की खेती के लिए। तो चाइना का नाम याद है, चाइना में भी कपास जो है कि बड़ी मात्रा में उत्पादित हो रहा है, और चाइना का जो विस्तार है ना, कुछ हद तक हमारे से भी ऊपर है। इसका मतलब है कि वहां पर भी कुछ उष्ण कटिबंध के साथ उपोष्ण वाले क्षेत्र में भी उत्पादन हो रहा है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा, इसमें तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि क्या इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान होना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए तापमान बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चाहिए, मतलब एकदम खुला खुला, धूप अच्छी खासी होनी चाहिए। और दूसरा, 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा, तो नहीं मेरे भाई, वर्षा यहाँ पे ज्यादा हो रही है। वर्षा कितना चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर तक ही जाइए, उससे ज्यादा नहीं। अर्थात आप कम वर्षा तक तो चल सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं जाना। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा जाओगे तो क्या होगा, इसकी पत्तियां या इसके जो फूल होते हैं, क्योंकि बीज से ही निकलता है कपास, तो वो जो है कि डिस्ट्रॉय होंगे, खराब होने लगेंगे। तो तीसरा हटा दो। और कई जगह आपने पढ़ा होगा 200 पाला रहित दिन, या फिर कभी कभी 210 भी आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही बातें सही है एवरेज लेके। तो 1 2 4 सही हो जाएगा, थर्ड वाला इसका गलत होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ जनजातियां हैं और उनका निवास स्थान, जो कि वर्ल्ड के स्तर पर पूछा जा रहा है। जैसे अगर आप देखोगे कि तातार की बात करें, तो तातार आपको रसिया के अंतर्गत साइबेरियन जो मैदान होते हैं ठंडे वाले, वहां पर देखने को मिलती है। बिंदुबू, ठीक है, बिंदीबू की बात करेंगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आते हैं। गाउचो की बात करेंगे तो उरुग्वे एवं अर्जेंटीना का जो पंपास वाला क्षेत्र है ना, घास का मैदान, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान कहते हैं, वहां पे मिलेगी। और मसाई, जो कि बहुत पुरानी है, बहुत बार आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा, पूर्वी अफ्रीका में मिलती है ये। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। भाई, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में पूछ रहा है पूरे वर्ष वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। और इस प्रदेश में चलने वाली जो पछुआ पवनें होती हैं, वो समुद्र की ओर से गर्म जल धाराओं को पार करके आती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही सही हैं। अब इसकी पूरी जानकारी मैं यहाँ पर तो दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है ये। बस इतना ही मैं हिंट दूंगा आपको कि ये वाताग्र के माध्यम से होती है, और वाताग्र की जो वर्षा होती है वो सामान्यतः आपको देखने को मिलेगी लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और स्पेशली नॉर्थ में देखने को मिलेगी ये। साउथ में उम्मीद मत करना, क्योंकि साउथ में तो आपको 35 डिग्री के बाद स्थल खंड ही नहीं है दोस्तों, स्थल खंड होता ही नहीं, तो वहां पे बारिश बहुत ही कम होती है। इसीलिए नॉर्थ में आपको स्थल खंड देखने को मिलेगा। इसे वाताग्री वर्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री से उठने वाली जो पछुआ पवन होती है और 90 डिग्री से आने वाली जो ध्रुवीय पूर्वी पवन होती है, जहां पे ये दोनों हवाएं मिलती हैं, ठंडी और गर्म, तब जाके वहां पे वाताग्र बनता है। और इसकी कंप्लीट जानकारी आप मेरे तपस्या नोट्स की वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में देख लेना, जहां पे लेक्चर नंबर आई थिंक 10 या 12 के बाद होगा। ठीक है, मैंने कराया है, और अगर आप लोगों ने उस चीज को देखा होगा तो वहां पे पूरा डिटेल से मैंने समझाया है। हालांकि ये हो गया आपका स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस कराता हूं मैं तपस्या नोट्स के अंतर्गत, उसे जरूर फॉलो किया करिए। क्योंकि अगर आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम निकालने हैं तो केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा। चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दो, उत्तराखंड पीसीएस दो, या बीपीएससी दो, बिहार पीसीएस, या फिर आप यूपीएससी ही क्यों ना दो, कोई भी एग्जाम होगा, बेसिक तैयार होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, तो ऑप्शंस आराम से इजीली बनाए जा सकते हैं। क्योंकि फैक्ट भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट पे ही निर्भर करता है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छा रखना जरूरी है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है। जैसे कई बार होता है आप लोगों ने पुराने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रखे हैं, अगर इन 4 ऑप्शन की बात करूं तो मैक्सिमम बच्चों को केवल अंसी वाला याद होगा कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पढ़ा हमने, अंसी, दांदेली, ये सब ये आपको कर्नाटक मिल जाएगा। लेकिन बाकी 3 शायद पहली बार ही सुन रहे होगे। बंसदा कहेंगे, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है।
तो यहां पर देखोगे बंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, और गलाथिया ये आपके अंडमान निकोबार में है, और गोरुमारा ये आपके पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों ये ऐसे ऐसे जो है कि राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि एग्जामिनर भी क्या कर रहा है ना, अब नए नए राष्ट्रीय उद्यानों को पूछ रहा है। वही रटे रटाए जो है कि काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, ये सब भूल जाइए, ये तो आपको रट चुके हो अगर आप 2-3 बार से तैयारी कर रहे हो, या 1 आध साल से भी तैयारी कर रहे होगे, 2 साल से। लेकिन नए वाले क्या होते हैं, एग्जामिनर पूछने का प्रयास करता है और आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी का 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहां पर हम लोग पॉलिटी का प्रश्न देखेंगे कि 1781 के संशोधन अधिनियम से, यानी ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1781 के संशोधन अधिनियम, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं। क्या क्या प्रावधान थे इसके, अगर आप देखोगे पहला ही प्रावधान दिया है कि कंपनी के सेवकों को उनके कार्य के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। आपको बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था, सर्वोच्च न्यायालय, इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाया गया था, और इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। कहां पर की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। तो उसी के अधीन बहुत सारे प्रावधानों को डिस्कस किया जा रहा है। तो पहला तो हो गया कि भाई जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया जाएगा अगर किसी भी गलत कार्रवाई में वो फंसते भी हैं। तो पहली चीज, यानी उनको सजा नहीं मिलेगी। दूसरा, इस कानून के द्वारा राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिया गया। तो यहां पे देखो कि यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनियम को लाया ही गया था कि जिससे बहुत सारे प्रावधान करके सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम किया जा सके। स्पेशली ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेज लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अधीन नहीं किया गया था मेरे दोस्त, बाहर कर दिया गया था। प्रांतीय न्यायालयों को अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। यह भी सही है, क्योंकि जैसे जितने भी प्रांतीय न्यायालय थे छोटे छोटे, ये कहा गया कि भाई आपकी जो भी अपील होगी ना, वो गवर्नर जनरल के यहाँ दो, क्योंकि वही सर्वोच्च माना जा रहा है, न कि सुप्रीम कोर्ट। जैसे आज हमें अगर कोई भी मामला होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील होती है, या हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया, तो हम उसकी अपील राष्ट्रपति के पास नहीं करते, हम कहां करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन उस समय आपको यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के में नहीं करोगे, आपको जो भी अपील करनी है गवर्नर जनरल के पास लाओ। और गवर्नर जनरल उस समय देश के राष्ट्रपति की तरह भूमिका रखता था। तो यह भी सही है। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ला दिया गया था। बिल्कुल सही, कि कोलकाता के जितने भी निवासी होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे, उनके जो भी मुकदमे होंगे, सब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी डायरेक्ट। तो दूसरा स्टेटमेंट हटा देंगे तो 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर पे। अब यहां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ को समान विधिक मान्यता दी गई। क्योंकि दोस्तों जो मूल रूप से संविधान लिखा गया था वो लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में, और अंग्रेजी भाषा में लिखने की वजह क्या थी, क्योंकि एक तो सभी लोग जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें मैक्सिमम लोग लॉयर थे, वकील थे, और पढ़े लिखे वकील थे। और लॉयर की जो एजुकेशन होती थी उसमें मैक्सिमम लोग फॉरेन से करके आते थे, और फॉरेन में इंग्लिश में होती थी, चाहे वो अमेरिका से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से, कहीं से भी करके आए। तो पूरा संविधान मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया। लेकिन जब ये हुआ कि भाई संविधान को इजी टू वे बनाया जाए, लोगों तक भी जो है कि इसकी समरी पहुंचे, लोग भी इसे पढ़ें, तो 58 अमेंडमेंट किया गया 1987 में, और फिर उसका एक हिंदी का भी प्राधिकृत पाठ उपलब्ध करा दिया गया। तो ये बस इतना ही फैक्ट था। आगे चलते हैं, एमआरटीपी की बात करेंगे कि एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी की ये किस समिति के सुझाव पर समाप्त कर दिया गया। स्टार्ट नहीं किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो यहां पर देखो जो समाप्ति की बात होगी ना, तो वो तो हो जाएगा एसवीएस राघवन समिति। ये समिति कब आई थी, सन 2000 में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एमआरटीपी को शुरू कब किया गया था, तो देखिए केजी दास गुप्ता की जो समिति थी, मतलब जो केजी दास गुप्तन थी, तो इनकी समिति के आधार पे, और इन्होंने 1970 में जो है कि इसे लागू करने की सिफारिश की थी इस कमेटी ने। लेकिन बात क्या हुई कि राघवन कमेटी की जो आई थी, इन्होंने 2000 में आई थी राघवन समिति, और इसके बाद इसको क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया। क्लोज करने के बाद अगर आप देखोगे तो एमआरटीपी की जगह पे क्या आया, 2003 में एक नया फेडरेशन आया जिसको हम कहते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक आयोग को गठित किया गया। कब, 2003 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम देखें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंधित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 393। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उल्लेखित किया गया है। बाकी आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 361 क्या है दोस्तों, तो यहां पे आपको राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय कौन हो जाएंगे,
केवल यही दो कैंडिडेट ऐसे हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को अपने कार्यों के प्रति संरक्षण दिया गया, यानी उनके कार्यों के खिलाफ कोई जांच वगैरह नहीं होगी और इनको आर्टिकल नंबर 14 के माध्यम से भी समान अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब कहते हैं ना कि राइट टू, मतलब कि लॉ के सामने सभी लोग समान हैं, ठीक है, कानून के समक्ष समानता। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी आप नॉर्मल कैंडिडेट यूज करोगे एज अ, तो इसीलिए इनको संरक्षण दिया गया है। क्लियर। अब यहाँ पे आर्टिकल 395 का ये अंतिम अनुच्छेद है और आर्टिकल 394 का इसमें क्या क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ का प्रकाशित कराने का प्रावधान है। जो अभी हमने पढ़ा कि 58वां संवैधानिक संशोधन जो 1987 में हुआ था, इसके माध्यम से जब संविधान को हिंदी भाषा में लाया गया तो उसको प्राधिकृत को प्रकाशित कराने का इसको अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे 15 प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे संग्रहालय और यहाँ पे स्थिति। देखो जहां पे आपको डायरेक्ट मिलान करने के लिए होता है या जहां पे फैक्ट इंफॉर्मेशन होती है वहां पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। जैसे लोक कला भवन की बात करें, लखनऊ में है। भारत कला भवन वाराणसी में एक यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मेरी कर्म भूमि है, दोस्तों। मैंने यहीं से 2010 से ग्रेजुएशन, मास्टर एंड एजुकेशन, नेट, JRF सारी एजुकेशन मैंने यहीं से कवर की है, तो ये मेरी कर्म भूमि है। और इसमें भारत कला भवन जो है कि वहीं पे एक म्यूजियम भी है अंदर ही। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की बात करेंगे तो ये कन्नौज में स्थित है। रानी महल संग्रहालय आपके झांसी में स्थित है। तो 1 2 3 4 सभी मिलान सही है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिल्वी कल्चर के बारे में। देखो सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं मेरे भाई? सिल्वी कल्चर कहते हैं जब आप फसल और ईंधन के रूप में पेड़ का यूज करते हैं, ईंधन के जो पेड़ होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो सिल्वी कल्चर हो गया। लेकिन अगर आप केवल फसल उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं और वृक्ष में कोई भी वृक्ष उगाते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एग्रो हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? एग्रो हॉर्टिकल्चर। अगर आप पेड़, चारागाह और पशु का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको कह देते हैं दोस्तों क्या? सिल्वी पास्चुरल कह देते हैं। और अगर हम बात करें फसल, पेड़ और ईंधन का, मतलब फसल, फल और ईंधन का पेड़, तो इसको कहेंगे एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर। यहां पे जो प्रश्न का आंसर था वो बी हो जाएगा। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? अगर आप देखोगे तो ये कैलिफोर्निया USA के अंतर्गत आएगी। एक बात आपको बता दूं कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कि लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास, अक्षांश की बात होनी चाहिए। नॉर्थ भी कह सकते हो, साउथ भी कह सकते हो। और साथ ही साथ महाद्वीप का कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा। महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा होता है वो सामान्यतः भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आपको रसदार फलों की खेती सबसे अधिक देखने को मिलती है, जैसे संतरा हो गया, जैतून हो गया, अंगूर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, लीची हो गया, मौसम्मी हो गया, इस तरीके के रसदार फलों की खेती की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि USA का जो प्रशांत महासागर में मैक्सिको के ऊपर एक लटका हुआ ऐसे करके एक पतला सा भाग है ना, यहाँ पे, इसी को हम कह देते हैं कैलिफोर्निया, और ये उसी रेंज में आता है, इसीलिए इसको भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। अगर मैं बात करूं, हालांकि इसका आंसर तो ए हो गया, लेकिन साइबेरिया की बात करें रूस की, तो भैया ये तो शीतोष्ण में आता है, सबसे ज्यादा ठंडा गर्म मिक्स होता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ये उच्च मरुभूमि हो गई। मरुभूमि क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों प्यासी भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 बड़े बड़े रेगिस्तान भी हैं। ढाका बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये हमारे भारत की तरह ही मानसून है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा हिस्सा है, बगल में ही है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो क्लियर हो गया यहाँ पे बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला, दोस्तों बनेठी कला ये किस अभ्यास के अंतर्गत निपुणता मानी जाती है? तो तलवारबाजी के अंतर्गत आती है। इसमें तलवारबाजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में असत्य कथन बताइए। तो यहां पर देखोगे यह अवधारणा सर्वप्रथम बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी, और इसी दौरान एक रिपोर्ट आई थी जिसको हमने क्या कहा था? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट कब आई थी, या इसे हम कहते हैं कि साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। तो इसी रिपोर्ट के अंतर्गत आ गई थी बात, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो पहला सही हो गया। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN, क्या मैंने कहा? IUCN ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था, तो यह भी बात सही। तो यहाँ पे न तो पहला गलत है और न ही दूसरा। अब एक और जानकारी आपको यहीं से मिल गई कि IUCN जो कि रेड लिस्ट जारी करता है, ठीक है, रेड लिस्ट जारी करता है जो वल्नरेबल की स्थिति में आते हैं, इसी के द्वारा विश्व संरक्षण रणनीति का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो गया कि कोई गलत नहीं है।
आगे देखते हैं, कजरी वर्षा ऋतु का एक लोकगीत है क्या? कजरी बिल्कुल। और साथ ही साथ इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में मानी जाती है? नहीं, इसकी उत्पत्ति सामान्यतः आप देखोगे पूर्वांचल में होती है, लेकिन पूर्वांचल का भी मिर्जापुर का क्षेत्र ज्यादा फेमस होता है। तो इसीलिए दूसरा तो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, और पहला सही है। कजरी जो है कि शारदा सिन्हा की, अगर आप कजरी सुनोगे शारदा सिन्हा की, बहुत ही फेमस उन्होंने कजरी गाई है। अगर आप पूर्वांचल यूपी से बिलोंग करते होंगे तो आपको नो डाउट कजरी का महत्व पता होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरी दास था, जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे बहुत सारे? तो राजा सावंत सिंह उनका नाम है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। अब यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत कुछ पार्ट है, जैसे स्ट्रेडियोल की बात करेंगे तो ये नारी विकास हार्मोन में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेडियोल। सार्टोली कोशिकाओं की बात करेंगे तो ये केवल पुरुषों में मिलती है, क्योंकि पुरुषों के पास टेस्टिस होते हैं प्राइवेट पार्ट के पास, और उसमें सार्टोली कोशिकाएं या सार्टोली सेल मिलते हैं। मेरुरज्जु की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, और सेरेब्रम, सेरेब्रम नहीं दोस्तों, सेरेब्रम जो कि स्मरण क्षमता यानी कि मेमोरी का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ के द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, जो भी हम क्रिया करना चाहते हैं उसको कंट्रोल करने का काम इसी के द्वारा होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये सही हो गया, 1 2 3 4 सभी। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद और उसके प्रावधान। अब पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे आर्टिकल नंबर 83 क्या कहता है कि संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष होगी या 6 वर्ष होगी, जो भी है। 84 लोकसभा की संरचना की बात नहीं करता, बल्कि ये करता है 81। कैसे? आपको एक ट्रिक बताता हूं, सिंपल सी, सरल। सरल का मतलब क्या हो गया? स से संसद जो कि 79 आर्टिकल में आती है, उसके बाद र से राज्यसभा जो कि आर्टिकल नंबर 80 में आती है, और ल से क्या हो जाएगा? लोकसभा जो आर्टिकल नंबर 81 में आती है। तो यहाँ पे लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में आनी थी, 84 में नहीं। 85 का होगा संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की जा रही है। 87 में राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण भी होता है। तो 84 में क्या होता है दोस्तों? 84 में आपके संसद सदस्यता की अर्हता होती है, योग्यता होती है, ठीक है। संसद सदस्यता अर्हता लिख देता हूं मैं इन शॉर्ट, यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये 84 में वर्णित किया गया है। क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार महामारी के प्रति आर्थिक मोर्चे पर भारत की नपी तुली प्रतिक्रिया में 3 प्रमुख घटक शामिल थे। इनमें से कौन सा एक घटक ऐसा था जो इसमें शामिल नहीं था? देखिए, बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक व्यय पर ध्यान केंद्रित करना, यह भी सही था। प्रतिकूलताओं के बीच लोक प्रशासन की स्वाभाविक प्रक्रिया, यह भी सही थी। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। विभिन्न सेक्टर में लक्षित राहत के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, यहां पर पूछा जा रहा है ना, कोविड के दौरान की बात पूछ रहा है कि हमने क्या क्या जो है कि तरीके अपनाए। तो हमने पहला भी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में फोकस किया, लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं पे हमने बात की, और विभिन्न सेक्टर के लिए हमने आत्म भारत अभियान भी शुरू किया था। याद होगा, आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, याद आ रहा है ये सब। लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात वहां पे नहीं हो पाई थी, तो सी वाला गलत हो जाएगा। 25 की बात करेंगे, हाल ही में इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया तृष्णा मिशन, ये किससे संबंधित है? तृष्णा मिशन। तो यहां पे पूछ रहा है सही कथन। तो अगर आप देखोगे, यह एक उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। हालांकि यहाँ पे देखिए लोगो लगा हुआ है ध्येय IAS का, जो हम लोग नहीं रिलीव कर पाएंगे, और यहाँ पर मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको ही अगर ठीक से सुन लोगे तो पता चल जाएगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है? उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन का आकलन करने के लिए, मतलब हाई रिजोल्यूशन के साथ ये नेचुरल रिसोर्सेज का अध्ययन करेगा। और ये इसरो और रूस की नेशनल स्पेस एजेंसी CNES, अब यहाँ पे देखो एजेंसी बता रहा है CNES, तो ये आपको पता है कि रूस की नहीं होती, क्योंकि रूस की एजेंसी कॉस्मोस के नाम से जानी जाती है। ये किसकी एजेंसी है? फ्रांस की एजेंसी। किसकी? फ्रांस की। रूस की क्या होती है? कॉस्मोस के नाम से जानी जाती है। तो ये वाला गलत हो गया। यह मिशन से संबंधित इस मिशन से संबंधित उपग्रह को 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित करेगा, तो ये भी सही है। आगे है, इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है कि स्थलीय जल तनाव और जल के उपयोग, मतलब स्थलीय जल तनाव और जल उपयोग की मात्रा निर्धारित करने के लिए महाद्वीपीय जीव मंडल के ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी करना, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार अगर कभी हुआ ना, तो वाटर क्राइसिस के लिए होगा। तो सेकंड वाला क्लियर हो गया कि ये क्यों गलत था। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग भाई। फिर से इकोनॉमिक सर्वे का एक और प्रश्न पूछा गया है।
यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रचलित मूल्य पर देश के सकल मूल्य संवर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के योगदान से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, कृषि का अगर हम योगदान करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन में तो 17.7% जो है कि वृद्धि देखने को मिली। और यहाँ पे उद्योग के बारे में बात करेंगे 27.6 सही है। सेवा की बात करेंगे तो 55 नहीं था दोस्तों, बल्कि 54.7% था। इसीलिए पहला और तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमसे तीसरा मतलब स्टेटमेंट पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो ये जीवीए के अंतर्गत पूछा जा रहा है। ओवरऑल जो है कि जीडीपी का योगदान नहीं पूछा जा रहा है, ये एक वर्ष में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हमने कितना इंक्रीमेंट किया हम उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर से इकोनॉमिक सर्वे का एक प्रश्न है 2023-24 में पिछले 3 वर्षों में घरेलू स्तर पर औसत विकास दर 8% रही है क्या? पिछले 3 वर्षों में घरेलू स्तर पर औसत विकास दर 8% रही है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चालू खाते का घाटा घटकर गत वर्ष 0.7% हो गया पिछले वर्ष की तुलना में, बिल्कुल सही। भारत में पूंजीगत खर्च से लेकर निजी खर्च दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, यह भी सही है। देखिए, भारत में अगर मैं कहूं पूंजीगत खर्च की वृद्धि हो रही है तो बेहतर माना जाता है। पूंजीगत खर्च का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करना जिसका रिटर्न काफी लंबे समय तक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूनिवर्सिटी बना देना, कॉलेजेस स्टैब्लिश करना, हॉस्पिटल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम अच्छे करना, ये सभी चीजें पूंजीगत खर्चे में आते हैं। मैं कहता हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए कहती है भाई इस साल हमें 5 मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, 4 एम्स बनाने हैं और 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनानी है, हो सकता है उसको बनने में 2 से 3 साल का समय लग जाएगा, लेकिन आगे वो कम से कम 50 से 60 साल तक अपनी सेवा देती रहेगी। उसमें सारे नए नए अपॉइंटमेंट होंगे, टीचर्स आएंगे, स्टाफ आएगा, नए बच्चे पढ़ाई करने आएंगे। और पढ़ाई क्या होती है? हमारी जो स्टडी होती है ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करती है, तो इसीलिए एक लंबे समय के बाद ये घाटा नहीं दिखता है। तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ईपीएफ की बात कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज को वित्त मंत्रालय ने अब मंजूरी दे दी है? तो 8.25% का। जो बहुत सारे लोग ईपीएफओ में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं प्रोविडेंट फंड में, तो उनको जो रिटर्न मिलेगा 8.25 का मिलेगा। तो बस यही डायरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान, अभी जो तीसरा अग्रिम अनुमान कब आया था दोस्तों? 4 जून 2024 को आया था। कब आया था? 2024 को। और ये मैंने अभी आपको जो परीक्षा वाणी की आर्थिकी वाली बुक आती है ना, उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया था लेटेस्ट अपडेट के अनुसार। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे आपको एनर्जी सेक्टर मिलेगा, मिनरल सेक्टर मिलेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिलेगा और साथ ही साथ उसमें वन रिपोर्ट मिलेगी। ये सारी चीजें मैंने कवर कराई हैं, तो उन्हें जरूर देख लेना, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे कि सर हम देख के नहीं गए। वहां से हमेशा एक न एक प्रश्न आता ही आता है। अब यहां बात करेंगे कि 2023-24 में मूंगफली उत्पादन के शीर्ष क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे अधिक जो मूंगफली हो रही है गुजरात में, फिर राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु और एक और जिला लिख लो यहाँ पे 5 तक अगर पूछा जाए तो कर्नाटक हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। मुझे दोस्तों अभी एक कमेंट जिसने की थी, मुझे उसकी बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि सर 1 से 2 मिनट, मतलब मिनट तो नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा, कुछ सेकंड रुका करिए ताकि हम लोग भी क्वेश्चन के आंसर को देख पाएं। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं तो रुकूंगा, चलो ठीक है 2-4 सेकंड का ही समय दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाया करेगी, फिर आपको इरिटेटिंग होगा। मेन क्या होता है, टेस्ट सीरीज अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो ना, सिंपल बात करूं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को रिविजन करने के लिए देखते हैं, फैक्ट को रिवीजन करने के लिए देखते हैं और कुछ नया सीखने के लिए भी देखते हैं कि हो सकता है आपको नॉलेज अगर उस चीज की ज्यादा है या कम है, तो उन चीजों को भी देखने के लिए करते हैं। अगर टेस्ट सीरीज आप YouTube पर बैठ के ये सोच रहे हो कि सामने वाला जो पढ़ाने वाला टीचर है आपको वो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देगा, तो फिर भाई 150 मिनट तो डबल कर लो, यानी कि 1 मिनट तो देगा देखने के लिए और कुछ समय वो बताएगा, तो लगभग आपके हो जाएंगे कितने, लगभग हो जाएगी 4 घंटे की वेब टेस्ट सीरीज। तो इतना समय कोई नहीं देगा ना, तो आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए खुद से प्रिंट आउट निकलवाइए और पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम पे, तो उसे जरूर देखा करिए। चलिए क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? वन और वृक्ष पूछा जा रहा है, तो कौन से वन कहां पे मिलते हैं? अब जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने अगर देख भी लिया होगा, मानसूनी की बात करें भाई मानसूनी में तो साल मिलेगा ही मिलेगा, सागौन मिलता है। सदाबहार की बात करेंगे तो यहाँ पे आबनूस है, रोजवुड है, महोगनी है। अल्पाइन की बात करेंगे तो नागफनी नहीं मिलता, क्योंकि नागफनी की जगह यहाँ पे क्या मिलेगा अल्पाइन वृक्ष में? बर्च मिलेगा, जुनिपर मिलेगा, स्प्रूस मिलेगा। अल्पाइन जो पर्वत होते हैं वो सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और नागफनी या बबूल ये सभी जो
पेड़ होते हैं या वृक्ष होते हैं, या जो एक वृक्ष तो नहीं होते, खैर पौधे होते हैं, ये सभी आपको रेगिस्तानी मृदा में मिलते हैं। मैंग्रोव की बात करेंगे तो सुंदरी, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा। सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयोग से मिलता है मेघना नदी के नाम से। इस सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सुंदरी नाम का एक वृक्ष मिलता है और इसीलिए यहाँ पे सुंदरबन कहा जाता है इसको। और ये मैंग्रोव वनस्पतियों से पूरा घिरा हुआ है, इसलिए इसको सुंदरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका 31 प्रश्न। 31 में कहा जा रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, पक्षियों के आश्रय स्थल है और राज्य की बात करते हैं। तो देखिए केवलादेव घाना कहाँ पर है, राजस्थान में। वेदाथांगल ये आपके तमिलनाडु में है। फिर रंगनाथिट्टू ये आपके कर्नाटक में। लेकिन सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये आपका तमिलनाडु में नहीं आएगा, ठीक है। सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका गोवा में आएगा, ठीक। तमिलनाडु ये रिपीट हो गया यहाँ पे, अभी मैं इसके दिमाग में था इसलिए रिपीट हो गया यहाँ पे, तो ये गलती हो गई है, यहाँ पे गोवा हो जाएगा, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा का, और वो भी एकमात्र यही तो पक्षी अभ्यारण्य है जो वहां पे केवल बस जाना जाता है। स्पेशली मैंग्रोव दलदली क्षेत्र में पाया था, जो मांडोवी नदी होती है ना उसी के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। फिर आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में असत्य कथन की बात करते हैं। देखिए देवराज द्वितीय के समय में एक दूत मंडल चीन भेजा था देवराज द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी, तो नहीं, हम्पी की अगर हम बात करें तो ये पहली राजधानी थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो दूसरी राजधानी थी आपकी पेनुकोंडा। क्या थी, पेनुकोंडा, ये आपकी दूसरी राजधानी थी। और देवराज द्वितीय ने अपनी सेनाओं में मुसलमान लड़ाकों को भर्ती किया था, बिल्कुल सही। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अभी तक आपने जितने मेरे साथ टेस्ट पेपर किए उसमें बहुत बार मैंने बता चुका हूं कि कौन यात्री किसके दरबार में आता है। जैसे डोमिंगो पायस की बात करें, बारबोसा की बात करें तो ये लोग कृष्णदेव राय के समय आए थे, और नूनिज की बात करेंगे तो अच्युत देव राय के समय आए थे। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि देवराय द्वितीय के समय में कौन आया और देवराय प्रथम के समय में कौन आया। अब बात करेंगे यहाँ पे निजामुद्दीन जुनैद, ये किसका प्रसिद्ध वजीर था, ये इल्तुतमिश का था। और इसने क्या किया था, निजामुद्दीन जुनैद ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किया, किंतु रजिया ने इसे विफल कर दिया था। चोल प्रशासन में वेली क्या होता है भैया, चोल प्रशासन में जो वेली होता है वो भूमि माप की इकाई कहलाती थी। वेली क्या थी, भूमि माप की इकाई थी। जबकि सोने का सिक्का क्या कहलाता था, तो ये कासू कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। यहाँ पे बालकस झील पूछ रहा है। बालकस झील कहां पर स्थित है, तो कजाकिस्तान, आपने सुना होगा, वहीं पर ये देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट आपको अरल सागर के बारे में बताता हूं, वहां पे पूछा जाता है प्रश्न। तो अरल सागर के बारे में अगर जब भी पूछा जाए तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान कहना है आपको। किसको कहना है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये हो गया आपका अरल सागर। लेकिन प्रश्न क्या था, बालकस झील। देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होने की अनिवार्यता किस राष्ट्रीय नीति के द्वारा कहा गया, राष्ट्रीय वन नीति। तो देखा जाए एक नीति आपकी कौन सी है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पढ़ते हैं। इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में हुआ, बिल्कुल सही है। यह छोटे तथा सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना, यानी कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं, सीमांत किसान, उनके लिए एक पेंशन तरीके का काम करती है, पेंशन योजना। और इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित होते हैं। मतलब अगर आप 18 से 40 वर्ष की अवस्था में हो तो आप डोनेशन देते रहो, इसमें आप अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते रहो, फिर सरकार भी उसमें कुछ पैसा अपना मिला के आपको प्रत्येक महीने 60 साल के बाद क्या करेगी, पेंशन देती रहेगी। तो डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या कहता है, तो 365 कहता है कि, क्या कहेगा 365, संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में अगर राज्य असफल हो जाता है तो इसके अनुसार क्या होगा, अगर कोई भी राज्य असफल होता है संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में, तो ये मान लिया जाएगा कि भाई यहाँ पे संवैधानिक तंत्र क्या हो गया, विफल हो गया, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। अर्थात इसके आधार पे 356 का प्रयोग किया जाएगा आर्टिकल, और जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की बात कर दी जाएगी। तो कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन किन किन आधारों पर लगता है। एक आधार तो होता है कि अगर राज्यपाल को यह पता चले या यह लगे या यह महसूस हो कि भाई भारत मतलब इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शासन संवैधानिक तंत्र से नहीं चल रहा है। या फिर दूसरा आधार होता है आपका आर्टिकल 365 का प्रयोग, कि अगर इसका पालन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि संविधान का शासन नहीं चल रहा है। तो ये हो गया आपका सी वाला ऑप्शन। फिर पूछा जा रहा है आपसे, AB रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। बिल्कुल, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया था। A और B दोनों एंटीजन तो पाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन इनमें एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। अगर एंटीबॉडी होता तो जाहिर सी बात है ये जो भी ब्लड चढ़ेगा ना उसका विरोध करेंगे,
एंटीबॉडी का तो मतलब यही होता है ना, ब्लड चढ़ने पे विरोध करेंगे, और ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति की समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जब एंटीबॉडी है ही नहीं, विरोध करने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसमें एंटीजन तो पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इसकी बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे फेमा की बात कर रहा है। फेमा मतलब क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये एक्ट आपका 1999 में आया था। प्रश्न क्या है, फेमा अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जो आया था, इसे जून 2001 को लागू किया था? तो नहीं मेरे दोस्त, जून 2000 में ही इसे लागू कर दिया गया था। 2001 तक का वेट भी नहीं किया गया, पहला तो गलत हो गया। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देन को उदार बनाना और देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित और सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना था। तो बिल्कुल सही बात है, फेमा का यही काम ही था। और ये आया किसकी जगह पे था, अगर आप देखोगे तो ये फेरा की जगह पे आया था। फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी, या यूं कहे कि एक्ट कह सकते हो इसको, ठीक है। और ये था आपका 1973 का। इसमें आरबीआई को जो पावर दी गई थी ना, केवल आरबीआई को बस ये पावर दी गई थी कि जितना भी विदेशी विनिमय होता है बस उसको आप रेगुलेट करो, और कोई काम नहीं है आपका, विनियमन करो। लेकिन जब 2001 में, मतलब 2000 में जब इसे लागू किया गया फेमा को, तो उसे मैनेजमेंट का भी अधिकार दे दिया गया कि आप जैसा चाहोगे वैसे आप प्रबंधित कर सकते हो, जो भी एक्सचेंज रेट रखनी है वो भी आप कर सकते हो। जैसे आपको $1 अगर खरीदना होता तो आपको लगभग 83 रुपए पेमेंट करना पड़ता है। तो इन सभी चीजों का मैनेजमेंट अब कौन करता है, आरबीआई करता है, और फेमा के तहत करता है। इसलिए दूसरा तो सही है, पहला गलत हो गया क्योंकि 2001 नहीं 2000 में ही आ गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, पूंजी खाते के संबंध में क्या क्या शामिल होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक आपका होता है, चलो पूंजी खाते की अगर हम बात करते हैं तो अल्प व दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत अंतरण भी इसमें शामिल होता है, स्वर्ण का आदान प्रदान भी होता है, निजी भुगतान और राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित भुगतान और प्राप्तियां, सभी कुछ इसमें शामिल हो जाता है। इसलिए सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन से अनुच्छेद राज्य के लिए यह बाध्यकारी बनाते हैं कि वह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के साथ ही एक ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित करे जो सबके लिए समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी का, मतलब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22(1), इन दोनों के अंतर्गत कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने की प्रणाली का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं लोक अदालतों के बारे में। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अदालत मानी जाती है। स्वतंत्रतोत्तर काल यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। पहली बात सही हो गई। दूसरा है, लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम नालसा, जिसे हम लोग कहते हैं 1987 पारित किया गया, यह भी सही है। लोक अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो मेरे भाई इतना ये ताकतवर होता लोक अदालत कि इसमें सुप्रीम कोर्ट छोड़ो कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कहीं पर भी आप अपील नहीं कर सकते। तो तीसरा गलत है। इसका मतलब हो गया कि इसका जो फैसला होगा ना वो अंतिम फैसला होगा, साथ ही साथ सभी पक्षों पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। क्योंकि इसमें आने का मतलब है इसके माध्यम से अगर आप डिसीजन करा रहे हो तो दोनों पक्ष आपसी सहमति के साथ लोक अदालत में मुकदमे को दायर करते हैं कि सर आप हमारा मुकदमा सुन लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना ना समय है और न ही कोर्ट के पास इतना समय कि वो हमारा मुकदमा तुरंत सुन लेगी। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके बाद लाखों लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि लोक अदालत में आए हैं, दोनों लोग आपसी सहमति में जो निर्णय दोगे वो बाध्यकारी होगा और ये अंतिम माना जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई भी अपील नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 की बात करते हैं। नगर पालिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे अनुच्छेद है, जैसे आर्टिकल नंबर 243 था, तो था की जगह मैं इंग्लिश में बताता हूँ क्यों, जो कि गठन से संबंधित है। फिर 243 द का मतलब हो गया आर यहाँ पे, तो ये नगर पालिकाओं की अवधि से संबंधित नहीं है बल्कि ये संरचना से संबंधित होता है कि कितनी इसकी सीटें रहेंगी, क्या क्या चीजें रहेंगी। 243 न का मतलब हो गया टी, तो यहाँ पे आप स्थानों का आरक्षण देख सकते हो। और 243 एफ का मतलब हो गया वी, तो वी का मतलब हो गया सदस्यता के लिए अर्हताएं, जो सदस्य होते हैं उनके लिए निरर्हताएं क्या होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो चीजें। तो यहाँ पे बी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो देखो कृषि शिक्षा अनुसंधान, ये भी स्टेट लिस्ट में आता है। डाकघर बचत बैंक की बात करेंगे तो आपने हमेशा पढ़ा होगा भारतीय डाकघर, इंडियन पोस्ट या इंडिया पोस्ट, कभी भी स्टेट के नाम से नहीं पढ़ा है। इसका मतलब है कि ये तो चला गया संघ सूची में। भारत से बाहर के स्थान की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं जो होती हैं, हालांकि यहां पर भी आपको राज्य सूची के अंतर्गत विषय देखने को मिल जाएगा, लेकिन कृषि भूमि से भिन्न आप संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क जो लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, नहीं संघ सूची। तो 1 और 3 ये दोनों ही आपके क्या होंगे, राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएंगे।
नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। अब यहां पर पूछ रहा है कि जो राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है ना, वो पूछा जा रहा है। जैसे आपको पता है कि 245 मेंबर्स होते हैं, 245 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स तो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, यानी कि नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन 12 बाकी जो आते हैं ना 233, ये आपके इलेक्टेड होके आते हैं। ठीक, तो इनका जो इलेक्शन होता है, निर्वाचन, ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही होता है। परंतु जो 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ये आपके आयरलैंड से आते हैं। कहां से आते हैं? आयरलैंड से नॉमिनेटेड, जिनको राष्ट्रपति करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है, तो यह भी सही है। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान होता है आर्टिकल 108 में कहा गया है। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 118 यानी 118 में कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय इसकी अध्यक्षता करेंगे, लोकसभा स्पीकर। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। तो यहां पर देखो कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध परमादेश की रिट जारी की जा सकती है? तो भैया ये होता है सार्वजनिक इकाई के विरुद्ध केवल जारी कर सकते हो, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है या जो कर्तव्य विवेकानुसार जारी हो, जरूरी हो, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, केवल डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां? भैया राष्ट्रपति की आपसे पूछ रहा है स्वविवेकी शक्तियां, तो देखो कि मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति तो वो अपने विवेक से नियुक्त नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, जिसको जिसको प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। तो ये गलत हो गया। किसी विधेयक को रोक सकता है, बिल्कुल, वीटो पावर वो आर्टिकल 111 के तहत यूज कर सकते हैं स्वविवेक के आधार पर, ये तो सही है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, यह भी उसके लिए संवैधानिक प्रावधान दिया गया, न कि कहीं स्वविवेकी नहीं है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कहना, यह बात बिल्कुल सही है, पुनर्विचार करवा सकता है वो आर्टिकल 74(1) में। तो 2 और 4 आपका सही है, 1 और 3 गलत है, यानी 2 और 4 इसकी विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। यहां पे पूछ रहा सही काल अनुक्रम, तो पहले आपको पता रहे कि शिमला समझौता जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये कब हुआ था दोस्तों? तो जुलाई 1972 को हुआ था। ताशकंद समझौते की बात करेंगे तो ये जनवरी 1966 में हुआ था। फरक्का समझौते की बात करेंगे जो भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ है, ये आपके दिसंबर 1996 में हुआ। और भारत सोवियत संघ संधि जो कि अगस्त 1971 में इंदिरा गांधी के दौरान हुआ था। तो अब इसके हिसाब से आप क्रोनोलॉजी सेट करोगे तो सबसे पहले आपका कौन सा जाएगा? 2, 4, 1, 3, ये स्टेटमेंट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? यहाँ पे विद्रोह है और उसका क्षेत्र है। जैसे कोल विद्रोह की बात करेंगे, छोटा नागपुर पठार। चुआर विद्रोह बंगाल में है। लेकिन रामोसी विद्रोह दोस्तों, अभी मैंने कल मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन में बताया भी था कि ये एमपी में, महाराष्ट्र में हुआ था, पश्चिमी घाट में रामोसी जनजातियों ने इसका विद्रोह किया था। तो मेघालय नहीं हो सकता। रंपा विद्रोह जो कि आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, यहाँ पे सही हो गया, तो केवल सी वाला गलत होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? तो भैया लघुकरण का मतलब होता है दंड के स्वरूप को बदलकर सजा कम कर देना। परिहार का मतलब होता है दंड की अवधि को कम करना। प्रविलंबन का मतलब होता है दंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कल्चर मोती की, तो कल्चर मोती का मतलब क्या हो गया? ये सामान्यतः किस देश के उत्पादन से संबंधित है? तो यहां पर ये जापान में की जाती है। सबसे अधिक इसका जो उत्पादन होता है कल्चर मोती का, जो प्रोडक्शन किया जा रहा है इस पद्धति से, तो ये जापान में होती है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत दिया था? तो ये आपके हार्ट्रे ने दिया था। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए दत्त समिति की बात करेंगे तो दोस्तों दत्त समिति होती है आपके औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित, बिल्कुल सही है। वांचू समिति की बात करेंगे तो यही केवल एक आपका सही है जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, डायरेक्ट टैक्स से, 1971 की, ये सही है। राजमन्नार की बात करें तो केंद्र संबंध से थी। चक्रवर्ती समिति की बात करें तो मौद्रिक नीति से थी या मौद्रिक प्रणाली से। तो कौन सा सही हुआ? केवल बी वाला सही हुआ। बाकी सबके ऑप्शन तो दिए हुए हैं लेकिन अपोजिट दिए हुए हैं, उल्टे सीधे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए याचिकाएं जो दायर की जाती हैं आर्टिकल नंबर 32 या फिर आर्टिकल नंबर 226 के तहत फंडामेंटल राइट में, तो ये यूनाइटेड किंगडम, लेकिन यहां पर दोस्तों जो याचिकाएं दे रहा है ये आप सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर करते हैं उसके लिए है और हाई कोर्ट के लिए भी है। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो 108 से लिया गया था, अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा कि ये आयरलैंड से नहीं था बल्कि ऑस्ट्रेलिया से था। सहकारी संघवाद हमारा ऑस्ट्रेलिया से। उपराष्ट्रपति की भूमिका यूएसए से है। तो यहां पर केवल और केवल कौन सा गलत हो गया? बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। लाफर वक्र की बात करें, मैंने पिछले टेस्ट में आपको लाफर वक्र, गिनी गुणांक दोनों बताया था कि किस प्रकार से ये किसको मापते हैं? गरीबी को मापते हैं। तो गरीबी का मेजरमेंट किया जाता है एक सीमा के बाद,
वो दोस्तों लाफर वक्र नहीं था, वो लॉरेंज वक्र था। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कि लॉरेंज वक्र हो गया और गिनी गुणांक हो गया, ये दोनों ही गरीबी का मेजर करने के लिए किया जाता है उपयोग। यहां पर आपसे पूछ रहा है लाफर वक्र, ये करेक्ट कर लेना। एक सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि से राजस्व में कमी होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ये एक तरीके से मैंने एक वक्र बना दिया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगातार जो है कि टैक्स की रेट को बढ़ाती जा रही है, तो लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, तो साथ में गवर्नमेंट का पैसा भी बढ़ रहा है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद ये तुरंत ही कलेक्शन क्या होगा, डाउन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा यार मेरी जितनी इनकम हो रही है उतना ही मुझसे सरकार टैक्स ले रही है, तो क्यों ना मैं सरकार को बताऊं ही ना, मतलब मैं चोरी करने लगूं, कह दूं कि भाई मेरी 10 करोड़ की इनकम हुई जरूर हो, लेकिन मैं कह दूंगा बस सर मेरी तो 1 करोड़ की इनकम हुई है, तो 9 करोड़ का टैक्स मैंने चोरी कर लिया। तो ये तभी तो होगा जब आप लगातार इनकम पे बढ़ाते जा रहे हो, और हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी इनकम को बढ़ाए, लेकिन अगर आप उस इनकम को सेफ नहीं रखने दे रहे हो, आप उस पे टैक्स लगा रहे हो, तो भाई दिक्कत तो होगी। 57 की बात करते हैं यहाँ पे, अनुसूचित जातियों के संबंध में क्या क्या स्टेटमेंट हम पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 341 में शामिल जातियों को अनुसूचित जातियां समझा जाएगा, सही है। आर्टिकल 341(2) के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी जाति को अनुसूचित जातियों में शामिल कर सकती है, यह भी देख लेते हैं। फिर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार राज्यों को भी अनुसूचित जातियों की सूची में परिवर्तन करने का अधिकार है, तो राज्यों को कोई अधिकार नहीं होता, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार होता है, अर्थात संसद को अधिकार होता है। तो केवल पहला दूसरा सही है, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। ऑलवेज कानून बनाती है संसद इस पे। एनसीआर के बारे में बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तर्ज पर अभी उत्तर प्रदेश में भी एक यूपीएससीआर का गठन किया रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखो इसके अंतर्गत लखनऊ सहित पूरे 6 जिले आ रहे हैं, बिल्कुल 6 जिले कौन कौन से, इनका नाम नोट करो। एलक्यू अर्थात लखनऊ हो ही गया, फिर यहाँ पे सीतापुर, फिर यहाँ पे हरदोई, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे उन्नाव, फिर यहाँ पे रायबरेली, फिर उसके बाद बाराबंकी। ये वो 6 जिले हैं जो लखनऊ के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये 6 जिले पूरे के पूरे रहेंगे। पहला स्टेटमेंट थी, स्वीकृत अध्यादेश में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया, और जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। जैसे दिल्ली का एनसीआर है तो उसके मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल है, वही पूरे एनसीआर के अध्यक्ष होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे। इस विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रदेश के शहरी एवं विकास विभाग के मंत्रालय होंगे। तो बस यही स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये इसमें नहीं आ सकते, ये तो फिर राजनीतिकरण हो जाएगा ना। यहाँ पे जो उपाध्यक्ष का पद दिया गया है वो प्रदेश के मुख्य सचिव को दिया गया है, जो मुख्य सचिव होंगे उनको दिया गया है, और इस विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा, तो ये सही है। तो केवल तीसरा आपका गलत है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। कहा जा रहा है कि 1938 ईस्वी में हैदराबाद राज्य कांग्रेस का गठन किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही एक शाखा थी। तो मेरे दोस्त ये उसकी एक शाखा नहीं थी, एक अलग संगठन था, बस इसका नेम सेम लग रहा था कि हैदराबाद राज्य कांग्रेस। तो ऐसा लगा कि क्या ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई शाखा है, तो ऐसी बात नहीं, उसकी एक अलग से बस नाम लिखा हुआ था सेम। तो पहला गलत है। हैदराबाद राज्य कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में हैदराबाद में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके नेता स्वामी रामानंद तीर्थ थे। तो दूसरा तो सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी शाखा नहीं थी कांग्रेस की, बस एक नाम मिलता जुलता रखा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विकट परिस्थितियां होने के बावजूद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। विकट परिस्थितियां होने के बावजूद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब और अधिक चुप रहना यह स्वीकार कर लेना है कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की इच्छा जाने बिना भारत का भाग्य तय करने का अधिकार देना। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं, और इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी में ही यह आंदोलन भी शुरू कर दिया था। गदर आंदोलन की बात करेंगे तो कामागाटा मारू कांड और प्रथम विश्व युद्ध ने गदर आंदोलन को हवा दी, बिल्कुल सही है, जो कि इसका गठन 1913 में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था, ठीक है। और दूसरी बात करें, क्रांतिकारी रासबिहारी बोस गदर आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए जनवरी 1915 में पंजाब गए थे, क्योंकि भारत में लाला हरदयाल जी की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पुर्तगालियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की, बिल्कुल सही। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भी भारत आए, यह भी सही। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया, यह भी सही है। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही शासक से गोवा जीत लिया था। तो देखो बात तो सारी सही है, लेकिन अल्मेडा ने नहीं जीता था, क्योंकि अल्मेडा का जो कार्यकाल था वो 1505 से लेकर लगभग 1509 तक था, जबकि 1510 में जो आता है आपका अल्बुकर्क, उसने जीता था इसको। फिर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे यहाँ पे कि पर्यावरण अवनयन या अवक्रमक अवधारणा पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा से अधिक व्यापक है। तो कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि
पर्यावरण में प्रदूषण होने से ज्यादा बड़ी व्यापक संभावना किसकी होती है कि पर्यावरण का जब ह्रास हो रहा होता है, और वो ह्रास किससे होता है, पर्यावरण प्रदूषण से ही होता है। पर्यावरण प्रदूषण मात्र मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास से संबंधित है, तो यह भी बात सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी व्याख्या सही कर रहा है। निम्नलिखित पुरापाषाणकालीन स्थलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे लेखनिया भी कहते हैं, कभी कभी इसे लिखैया भी कह देते हैं, जो कि मिर्जापुर में स्थित है। बोरी हो गया, बेलन घाटी हो गया, ये बेलन घाटी तो वही सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, इन्हीं सभी क्षेत्रों में थी। लेकिन डिडवाना की बात करें तो डिडवाना आपने राजस्थान में पढ़ा होगा, जो कि वहां पे डिडवाना, राजसमंद, रायसमंद, ये सभी नक्की झील का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा ही सही है, पहला गलत है। अभ्यारण्य है और राज्य है, जैसे सुरिनसर, मानसर, ये आपके जम्मू कश्मीर में, कालेसर हरियाणा में, नोंग खाइलेम मेघालय में, और वेदाथंगल, ये वेदाथंगल आपका तमिलनाडु में जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले इसको पढ़ा था। तो यहां पर आप देखोगे इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य की बात कर रहा है, यह वर्तमान में संघ के लिए सिर्फ लेखा परीक्षक तथा राज्यों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों का कार्य करता है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे केवल ऑडिटिंग का काम करता है, जबकि स्टेट लेवल पे ये ऑडिटिंग एंड कंट्रोलर दोनों का काम करता है। तो पहला तो सही हो गया। सन 1986 से कैग के कार्य में परिवर्तन लाते हुए उसे लेखांकन के दायित्वों से मुक्त किया गया। तो 1986 में नहीं, बल्कि 1976 में यह कार्य किया गया। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, बिल्कुल सही है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, यह भी सही है। क्वथनांक एवं संघनन बिंदु समान होते हैं, यह भी सही है। तो चारों ही कथन सही है। अब देखो, अशुद्धि मिलाने का मतलब क्या होता है? जैसे पानी को अगर कहूं कि खौलना है, तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौल जाएगा, गर्म हो जाएगा एकदम। लेकिन अगर आप उसमें कुछ अशुद्धि मिला दोगे, चाहे नमक मिला दो, चीनी मिला दो, या कोई भी और भी चीज, तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर निकल जाएगा टेम्परेचर, मतलब 120, 130 पे जाके तब खौलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अशुद्धि मिलाने पे द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो यहाँ पे सभी पॉइंट सही दिए हुए हैं। यहाँ पे पादप हैं और उनके लाक्षणिक आवास कि वो कहां पर रहते हैं। जैसे राइजोफेरा की बात करेंगे तो भैया राइजोफेरा तो रहते हैं आपके मैंग्रोव वनस्पतियों में। लोरेंथस की बात करेंगे तो ये वृक्ष की शाखाओं पर रहते हैं। यूट्रिकुलेरिया की बात करेंगे तो जल में रहते हैं। और एनागेलिसिस की बात करेंगे तो गेहूं के खेत में। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका, अच्छा इसका तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर यहां पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से, मतलब उपयुक्त में से, उनके तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में लिखिए। मैंने ये प्रश्न पहले भी कराया था, तो बहुत लोगों की कमेंट भी आई थी, तो मैंने उसको भी क्लियर किया और फिर से क्लियर करूंगा कि सबसे अधिक अगर आप कोस्टल लाइन की बात करोगे तो सबसे पहले कनाडा की आएगी लगभग 2,43,000। सेकंड नंबर पे नॉर्वे की आएगी 1,09,015, मतलब 1,09,15। और फिर उसके बाद इंडोनेशिया की आती है लगभग 54,000 के आसपास आती है। और रूस की सबसे कम होती है 37,653। आप गूगल भी विजिट करके देख सकते हो कि ये 37,653 जो कि पूरे विश्व में 4th नंबर पे आता है। अब बहुत लोगों का कहना था कि सर नार्वे से तो बहुत बड़ी जो है कि रशिया की है। तो देखिए, नार्वे के साथ साथ जो उसके और भी जो क्षेत्रीय आइलैंड्स होते हैं ना, उनकी भी कोस्टल लाइन जोड़ी जा रही है। जैसे भारत की अगर हम बात करें, भारत की हम केवल ये कोस्टल लाइन थोड़ी जोड़ते हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार की भी कोस्टल लाइन जोड़ते हैं, यहाँ लक्षद्वीप की भी कोस्टल लाइन जोड़ते हैं। तो जाके हम बताते हैं कि भारत की कोस्टल लाइन लगभग 7,500 के आसपास होती है, मतलब 7515 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से नार्वे की भी कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें 70 की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखोगे 1937 में बनी कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने अनेक संगठनों जैसे हिंदुस्तान सेवा दल यूथ लीग, जिन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया था, उन पर प्रतिबंध हटा लिए, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। क्या कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी समझती थी, जिसके कारण उसने प्रतिबंध नहीं हटाया? तो ऐसा नहीं था दोस्तों, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो भारतीयों का सहयोग भी करते थे। परंतु दिक्कत क्या थी कि इस पे जो प्रतिबंध था ना, वो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लगाया था, इसने लगाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अर्थात ब्रिटिश सरकार ने लगाया था। और जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया था, जैसी कांग्रेस की सरकार बनती है वो उन सारे प्रतिबंधों को हटा देते हैं। लेकिन यहां पे जो प्रतिबंध लगा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पे, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था, केंद्रीय विधानसभा ने लगाया था। तो यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी, न कि स्टेट गवर्नमेंट से। तो इसीलिए पहला सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। बात करते हैं अजंता की गुफा के बारे में। यह गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के बघोरा नदी के किनारे स्थित है। तो ये बात सही है, बघोरा नदी के किनारे स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 चैत्यगृह और 25 विहार हैं, यानी रहने के स्थान। ठीक है, चैत्यगृह क्या होते थे? ये बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में पूजा स्थल होते थे, जबकि विहार क्या होते थे? साधुओं के रहने का स्थान होता था। इसकी खोज 1819 में विलियम
एस्किर ने की थी, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय निम्न में से किस राज्य की महिलाओं ने पुरुषों की मृत्यु के बाद रानी क्लोफिस के नेतृत्व में युद्ध किया था? तो यह था अश्वक राज्य। क्या था? अश्वक राज्य। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे संस्था और स्थापना वर्ष की बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम लोग एटक संस्था भी कहते हैं, कब हुई थी स्थापना इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, यानी 1920 में। और स्थापना किसने की थी? तो एनएम जोशी साहब ने की थी, नारायण मल्हार जोशी साहब ने। ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे 1920 में। उसके बाद आप देखोगे कि इसी से एटक से ही अलग होकर एक संस्था बनती है बाद में। ठीक। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1929 में बनती है। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1931। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन इंटक की बात करेंगे तो ये 1947 में स्टैब्लिश की गई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिरी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर पे प्रश्न कि राजा कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। बिल्कुल सही, कुषाण शासक थे। वह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे? नहीं, वो महायान प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे, महायान शाखा। क्योंकि महायान शाखा में भगवान बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया था, मूर्ति पूजा की जाती थी, और इसीलिए मथुरा कला में सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनवाई गई थी। बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला में बनवाई, और जो कि कनिष्क के शासन काल में ही पूरी तरीके से सुचारू रूप से संचालित हुई। तो ये यहां पर आप देखोगे कि केवल ए सही होगा, परंतु आर गलत हो जाएगा। 75 को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तानों में बलबन के पश्चात दूसरा सुल्तान था जिसने आर्थिक सुधारों में गहरी रुचि रखी। तो यहां पर आप देखोगे कि बलबन ने कभी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किया, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले किया था। तो इसलिए पहला गलत हो, क्योंकि वो पहला शासक था, दूसरा नहीं था। आर्थिक सुधारों को अपनाने का उसका मूल उद्देश्य कर्मचारियों को कम वेतन देकर सरकारी खजाना भरना था, तो यह भी नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि मुझे एक बहुत बड़ी स्थायी सेना रखनी है, और मुझे क्योंकि साम्राज्य को जीतना है, पूरी दुनिया को जीतना है, और इसी वजह से पूरी दुनिया को जीतने के लिए उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी ली थी। क्या ली थी दोस्तों? सिकंदर ए सानी। उसे लगा कि जैसे सिकंदर ने जीता था पूरी दुनिया को, वैसे मैं भी जीत लूंगा, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। तो यहां पे उसका यह बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि मैं खजाना भरूं, उसका उद्देश्य था कि विस्तृत साम्राज्य स्थापित करना है। वो तभी होगा जब पैसा होगा, और पैसा होगा तो मैं सैलरी दे सकूंगा सैनिकों को और स्थायी सेना रख सकूंगा। तो यहां पे दोनों ही कथन गलत हो गए, कोई भी सही नहीं है। 76 को देख लेते हैं मेरे भाई। यहां पर सार्वजनिक समिति कंपनी में जोखिम उठाने वालों की संख्या अधिक होती है। जो सार्वजनिक समिति होती है उस कंपनी में, बिल्कुल सही है। और कंपनी अपने अंशों या शेयरों की बिक्री से पूंजी का संग्रहण करती है, तो यह भी सही है। तो ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे हम पूछेंगे निम्नलिखित संगठनों में से किस एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके हेडक्वार्टर जिनेवा में ही होते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का भी जिनेवा में ही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का भी आपको जिनेवा में ही मिल जाएगा, और तो और आपको विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी जिनेवा में ही मिल जाएगा। परंतु विश्व पर्यटन संगठन, अर्थात इसको हम कहते हैं UN, रुक जाइए मैं बनाया तो UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो 1975 में स्टैब्लिश किया गया, लेकिन दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपके मैड्रिड में देखने को मिलेगा। कहां पे? मैड्रिड, जो कि किसकी राजधानी हो जाएगी? स्पेन की राजधानी हो जाएगी। स्पेन का शहर होगा, राजधानी नहीं होगी शायद। चलिए आगे देख लेते हैं। वायुसेना कमांड और उनके मुख्यालयों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, पूर्वी कमांड की बात करेंगे तो ये आपका शिलोंग हो जाएगा। केंद्रीय कमांड की बात करेंगे तो ये आपका प्रयागराज हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी कमांड दोस्तों दिल्ली में होता है। पश्चिमी कमांड कहाँ पे होता है? एयरबेस का दिल्ली में होता है, न कि जयपुर में। और दक्षिणी कमांड आपका तिरुवनंतपुरम केरल में। तो 1 2 4 सही है, बाकी गलत है। मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं किया गया? देखिए, सीता का राजकीय भूमि से होने वाली आय के संबंध में हो जाएगा। बलि क्या होगा? एक प्रकार का भू राजस्व हो जाएगा। हिरण्य क्या होगा? नगद कर हो जाएगा। लेकिन प्रणय जो था, प्रणय दोस्तों मौर्य काल में जो आपातकाल के दौरान लगाया जाता था, यानी आपातकालीन जो है कि कर माना जाता था आपातकाल में। जबकि निःशुल्क श्रम और बेगार को क्या कहा जाता था? विष्टि कहते थे। अर्थात जो आप मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाते हो, उसके बदले उन्हें कोई पैसा नहीं देते हो, तो उसे हम विष्टि कहते हैं। फिर आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संगम साहित्य और रचनाकार। कुरल की बात करेंगे तो कुरल ने तिरुवल्लुर ने लिखी है कुरल को। तोल्काप्पियम, तो तोल्काप्पियम दोस्तों नकीरन ने नहीं लिखी है, बल्कि तोल्काप्पियर ने ही लिखी है। किसने लिखी है? तोल्काप्पियर ने ही तोल्काप्पियम लिखी है। शिल्पाधिकारम की बात करेंगे तो ये आपके इलांगो आदिगल हो जाएंगे।
मणि मेखला की बात करेंगे तो सितले सतनार हो जाएंगे। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सा मिलन हो जाएगा, कुरल का तिरुवल्लुर और साथ ही साथ शिल्पाधिकारम का इलांगो आदिगल, मणि मेखला का सितला सतनार, लेकिन तोलका पीएम के तोलका पियर इसके लेखक होंगे, नकीरर नहीं। आगे पूछ रहा है किताब फुतुल अल वल्दान, किताब फुतुल अल वल्दान ये जो पुस्तक लिखी गई है ये किसने लिखी थी, तो इसे लिखा था बिलादुरी ने, बिलादुरी ने। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि अरबों का जो भारत पर आक्रमण हुआ था ना, उसकी पर्याप्त जानकारी हमें इसी से मिलती है कि अरबों ने भारत में कब कब आक्रमण कैसे कैसे किया, तो इसी की जानकारी हमें मिलती है इसमें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं कि जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए जैन ग्रंथ जो लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, बिल्कुल सही है। जैन साहित्य पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना करने में सहायक हुए, बिल्कुल, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही वहीं पे हुई। महाजनपद के बाद सामान्यतः जो है कि कहाँ पे आपके वैसे देखा है तो जैन धर्म तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, ऋग्वेद का भी समकालीन माना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में जैन धर्म के पहले संस्थापक जो थे ऋषभदेव, उनकी जानकारी मिलती है हमें, तो इसका मतलब वो काफी पुराना धर्म है। लेकिन पूर्वी यूपी और मगध वगैरह का जो क्षेत्र था बिहार, उनके राजनीतिक परिवर्तन इसने किए। जैन ग्रंथ में व्यापार तथा व्यापारियों का बार बार उल्लेख किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल यह बात सही है। और जैन ग्रंथों को कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल में या अंतिम रूप से संकलित किया गया। तो देखिए खारवेल शासक के समय में नहीं, बल्कि जितने भी जैन ग्रंथ थे वो वल्लभी गुजरात में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कि मतलब संकलित किए गए थे, सॉरी छठी शताब्दी में। तो यहां पर आप देखोगे डी वाला ही गलत हो जाएगा। और बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों आपका कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, पता नहीं क्या था। इंग्लिश में भी ऐसा नहीं कि हिंदी में ही, इंग्लिश में भी ये जो है कि मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था, तो भाई 16 अगस्त 1946। और इस दिन उन्होंने सांप्रदायिक दंगे की तरह एकदम व्यवहार किया कि हम लेकर रहेंगे पाकिस्तान, और सब ये करामात जिन्ना की थी। 85 नंबर पे देखते हैं कि 1572 में अकबर ने गुजरात विजय के लिए प्रस्थान किया और उसे जीत लिया। तो बिल्कुल 1572 में अकबर ने गुजरात विजय की, और गुजरात न केवल भारतीय प्रदेशों में बल्कि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी था। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। और गुजरात विजय के अवसर पे उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। अब बुलंद दरवाजा का निर्माण उसने कॉमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि कहाँ कराया था, हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जेनोफ्रिस आपातानी। ये क्या होता है भैया जेनोफ्रिस आपातानी? ये अरुणाचल प्रदेश में पाए गए 2 सींग वाले एक मेढक की प्रजाति खोजी गई दोस्तों। और कहाँ पे खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, ये किस ग्रह पर स्थित है? तो ये आपके मंगल ग्रह पर स्थित है, ओलंपस मॉन्स। ठीक है, तो ओलंपस भी बोल देते हैं, मॉन्स आगे पूरा नाम नहीं आता है एग्जाम में कई बार। राइबोसोम के संबंध में आप विचार कीजिए। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी, बिल्कुल सही है। और ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं क्या? तो सामान्यतः जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए के अंतर्गत आते हैं, तो आरएनए में आपको डीएनए नहीं मिलता है। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए दोनों मिलते हैं। आगे देखते हैं राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत होगा, क्योंकि जो आरएनए होता है ना उसमें राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो राइबोसोम मुख्य रूप से किसे मिलेगा? आपको आरएनए मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा कार्य थायराइड हार्मोन का नहीं होता है? यह सभी उपापचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है, मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को नियंत्रण करता है, और यह शरीर की सामान्यतः वृद्धि विशेषता हड्डी बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है, यह भी सही है। और यह वृक्क की वाहिनियों और कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है दोस्तों। तो ये इसका काम नहीं होता है, ये होता है आपके पीयूष ग्रंथि का, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के कार्य होते हैं ये। जनन अंग के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित होते हैं। बिल्कुल, थायराइड अगर हार्मोन आपके बॉडी में कम मात्रा में रिलीज होगा तो आपके जो जनन अंग होते हैं प्राइवेट पार्ट, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थायराइड हार्मोन जो है कि जरूरी होता है बॉडी में। तो यहाँ पे सी वाला केवल गलत होगा। आगे बात करेंगे आंख के रेटिना पर पाए जाने वाले जो दृष्टि शलाका, जिनको इंग्लिश में रॉड्स कहते हैं, और दृष्टि शंकु, जिसको इंग्लिश में कॉन्स कहते हैं, इनके संदर्भ में अगर आप विचार करोगे तो देखो, मैं इसको दृष्टि शलाकाएं या रॉड्स कह देता हूं। तो रॉड्स तीव्र प्रकाश में वस्तुओं और विभिन्न रंगों का ज्ञान देती है? तो नहीं, रॉड्स क्या देती है दोस्तों? स्ट्रक्चर बताती है। स्ट्रक्चर बताने का मतलब क्या? डिजाइन बताएगी, कलर नहीं बताती है। जबकि दृष्टि शंकु मंद प्रकाश में प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान कराती है? नहीं, ये आपको दृष्टि शलाकाएं कराती है। ठीक,
तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां होना चाहिए था रॉड्स और यहां होना चाहिए था कॉन्स, क्योंकि कॉन्स क्या करती है, हमें रंग का ज्ञान कराती है। और सामान्यतः जो जानवर होते हैं ना, उनमें कॉन्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए वो रंगों का चयन नहीं कर पाते हैं। जो कहावत आपने सुनी होगी ना कि अगर सांड के आगे अगर आप लाल कपड़े में चलोगे तो सांड जो है कि आपको पीटने लगेगा, मारने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपको इस तरीके से देखता है कि यार आप उसके लिए खतरा होगे, तब जो है कि मारता है, क्योंकि उसकी आंखों में कॉन्स तो है ही नहीं, तो रंग कैसे पहचानेगा कि लाल पहना है कि काला पीला पहना है, क्या पहना है, उसे कैसे पता चलेगा। तो ये चीजें खाली पहले के समय की बातें चली आ रही हैं, उनको छोड़ दीजिए। आगे बात करते हैं, किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, नायलॉन में, तारपीन का तेल, कांच या हीरा। तो अब यहां पे आप देखोगे कि तारपीन के तेल में होती है, हालांकि प्रकाश की जो चाल होती है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव के रूप में काम करती है, और जिसके लिए सबसे बेस्ट होता है निर्वात। निर्वात में इसकी प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, लेकिन निर्वात से अगर मान लो कोई वस्तु की बात ही करें तो सामान्यतः इसमें लिक्विड फॉर्म को ही सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे, तो ये हो जाएगा तारपीन का तेल। नेक्स्ट है गर्म जल का फुहारा। गर्म जल का फुहारा करने पर पानी ठंडा लगने लगता है, और फुहारा बनने पर जल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। यहां पे स्टेटमेंट तो ए सही दे रहा है, लेकिन यहां पे ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों पहला वाला, ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ये कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है। अब यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियां हैं और उनकी सर्वोच्च चोटियों का मिलान करेंगे। जैसे आल्प्स पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ पे माउंट ब्लैंक आपको देखने को मिलेगी सर्वोच्च चोटी। रॉकी की बात करेंगे तो माउंट एल्बर्स देखने को मिलेगी। अपलेशियन पर्वत माउंट मिचेल देखने को मिलेगी, और एटलस, एटलस की आपको टॉबकल। और ये सारे माउंट मैंने और सर्वोच्च चोटी के साथ पूरे वर्ल्ड मैप के साथ मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो यहां पर देखोगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस एक को पोलियो टीके का आविष्कारक माना जाता है। तो ये थे आपके जोनास साल्क, इन्होंने पोलियो टीके का सबसे पहले खोज की थी। और विलियम हार्वे ने क्या किया था, रक्त परिसंचरण की खोज की थी, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की। 95 में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। तो देखिए मनमोहन सिंह जी भी गवर्नर रहे, नरसिम्हन जी भी रहे हैं, आरजी पटेल भी रहे, लेकिन पी चिदम्बरम साहब कभी भी गवर्नर जनरल नहीं रहे हैं। आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में जो होती है वृद्धि, उसको हम कहते हैं आयातित इन्फ्लेशन या आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। निम्न व्यक्तियों में किसको भौतिकी तथा रसायन दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में मिला था भौतिकी का, और 1911 में मिला था रसायन का। इन्हें दोनों ही पुरस्कार मिले हुए हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे 98 की। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है, स्रोत बिंदुओं पर ही ध्वनि को नियंत्रित करना। बिल्कुल सही बात है, जहां पर भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो सबसे पहले जहां से वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना, वहीं उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। और सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। तो यह भी बात सही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट बात कर रहे हैं कि भाई पहले और दूसरे में कोई मतलब समानता देखने को नहीं मिली है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन समानता नहीं देखने को मिली है, इसीलिए यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों बातें सही है। वह भूगोलविद था जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। हालांकि ये हो जाएंगे हेरोडोटस, लेकिन ये भूगोलवेत्ता जरूर थे, परंतु इनको हिस्ट्री का फादर भी कहा था, फादर ऑफ हिस्ट्री। विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, किसे कहा था, यूएन महासभा को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे कि प्रगामी कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम मार्ग होता है। बिल्कुल सही, प्रगामी करारोपण में आय वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है, यह भी सही होती है। लेकिन भारत में भी क्या होता है, इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रेट होती है वो हमारे 30% होती है। यानी आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी 5%, 10%, 12%, 15%, ऐसे करते करते 30% तक जाओगे। उसके बाद आपकी इनकम कितनी भी बढ़ती रहे, आपको 30% देना होता है। बहुत करेंगे तो उस पर सेस ले लेंगे या फिर सरचार्ज ले लेंगे, बस, और कुछ ज्यादा नहीं लेते हैं। तो यहां पे ए ऑप्शन सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड किरणों का नहीं है, मतलब कि कौन सा गुण कैथोड किरणों का नहीं है। ये किरणें जिस पदार्थ से टकराती हैं उसे गर्म कर देती हैं, बिल्कुल सही है। यह किरणें गैसों का आयनीकरण करती हैं, यह भी सही। और यह किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, यह भी सही है। लेकिन ये किरणें प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं, तो यह गलत है। ये केवल प्रतिदीप्ति तो उत्पन्न करती हैं लेकिन स्फुरदीप्ति नहीं उत्पन्न करती हैं। स्वर्ण और प्लैटिनम धातुओं का सर्वाधिक उपयोग आभूषण निर्माण में होता है। स्वर्ण और प्लैटिनम धातुओं का सर्वाधिक उपयोग आभूषण निर्माण में होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये बात तो सही है। और स्वर्ण और प्लैटिनम ऐसी धातुएं जो पूर्णतः संक्षारण मुक्त होती हैं, बिल्कुल सही है। आप कितना भी गोल्ड वगैरह की चैन पहन लो सोने की, तो आप देखोगे वो पहन के अगर आप नहा भी रहे हो, जैसे चैन है, अंगूठी है, कुछ भी, आप नहा भी रहे हो, आप धूल गर्द में भी जा रहे हो, काम भी कर रहे हो, ऑक्सीजन में भी रह रहे हो, फिर भी उसका रंग कोई नहीं बदलता, केवल चमकती रहती
रहती है, जबकि वहीं चांदी को देख लो, चांदी की पायल वगैरह अगर पहनते हो, अंगूठी पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, तो कुछ दिनों में चांदी काली होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से ऑक्साइड होती है, वायु से ऑक्साइड हो जाती है, जिसकी वजह से उसका रंग काला होने लगता है। आगे बात करेंगे प्रसिद्ध संत रैदास के संबंध में। तो यह रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, ठीक है ये बात तो भैया। और इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, तो प्रयागराज में नहीं हुआ था बल्कि वाराणसी में हुआ था। कहां पे हुआ था? वाराणसी में। और वाराणसी में भी कहां पर? बीएचयू यूनिवर्सिटी, मैंने बताया, जो लोग बीएचयू से पढ़े होंगे उनको पता होगा, उसके पीछे एक छोटी सी कॉलोनी है सीर करहिया के नाम से है, जो एक यादव बस्ती होती है, वहीं पे रामानंद मतलब रैदास जी का जन्म हुआ था, जिनको रविदास जी भी कहते हैं। और इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की, सही है। इन्होंने बानी नाम से कुछ छंदों की रचना भी की थी। तो 1, 3, 4 सही है, बाकी दूसरा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संपूर्ण भारत में राजनीतिक पीड़ितों का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 18 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता के सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटकर कई रियासतों में काम किया, बिल्कुल सही। आपने लंदन में 1905 में भारत स्वशासन समिति का गठन किया और बाद में इंडिया हाउस के रूप में प्रसिद्ध हुआ, यानी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने लंदन में, जो बाद में इंडिया हाउस के नाम से जाना गया। आपने विदेश आने वाले योग्यता प्राप्त भारतीयों के लिए 1,000 रुपए की 6 फेलोशिप प्रारंभ की थी, यह भी सही है। आपके अस्थि कलश को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2024 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा से लेकर आए थे। तो सारी बातें सही हैं, परंतु दोस्तों ये स्विट्जरलैंड से लेकर आए थे तो जब प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि जब ये 2003 की बात है और जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब जो है कि लेकर आए थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चित्तरंजन दास का कविता संग्रह है, तो इसको देखोगे तो यहां पर सागर संगीत यानी द सॉन्ग ऑफ द सी, अंतरमयी ये भी सही है, अंतर्यामी, किशोर किशोरी ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन सही है कि चित्तरंजन दास सीआर दास जी की सभी की सभी कविताएं उन्हीं की थी। फिर यहाँ पे कुछ कालक्रम लगाना है घटनाओं का, जैसे नासिक षड्यंत्र की बात करेंगे तो ये 1909 में हुआ। अहमदाबाद बम कांड कब हुआ? ये भी 1909 में हुआ। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कब हुआ? ये 1908 में हुआ। करजन वायली की हत्या की कब बात करेंगे? 1909 में हुआ। लेकिन अब यहाँ पे ईयर भी सेम है तो मंथ की बात करेंगे। नासिक षड्यंत्र दिसंबर में हुआ था, अहमदाबाद नवंबर में हुआ था और करजन वायली की हत्या जुलाई में हुई थी। तो इस आधार पे अगर आप लगाओगे तो 3, 4, 1, 2। करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने की थी। और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र क्या है? जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जो है कि बम फेंका था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पे। आगे बात करेंगे यहाँ पे कौन से सम्मिलित नहीं है, तो संप्रदाय है और उसके आचार्य, जैसे वैष्णव संप्रदाय के लिए रामानुज सही है, ब्रह्म संप्रदाय के लिए आनंद तीर्थ सही है। लेकिन निम्बार्क साहब की जो है कि रुद्र संप्रदाय नहीं था बल्कि सनक संप्रदाय था। क्या नाम था उसका? सनक संप्रदाय था। वारकारी संप्रदाय की बात करेंगे तो ज्ञानेश्वर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। 110 की बात करते हैं तो 110 में देखते हैं बौद्ध स्तूप है और अवस्थिति की बात करेंगे। जैसे भरहुत जो बौद्ध स्तूप है, ये आपके भरहुत वाला मिलेगा आपको सतना, भरहुत मिलेगा आपको एमपी के अंतर्गत सतना में, ठीक है। और पिपरावा स्तूप की बात करेंगे तो सिद्धार्थनगर में मिलता है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में मिलता है, राजगीर में। और धमेक स्तूप ये आपको सारनाथ में मिल जाएगा। धमेक के साथ एक और स्तूप का नाम है यहाँ पे चौखंडी स्तूप, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, धमेक और चौखंडी स्तूप दोनों ही वहां पे हैं। आगे देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न, कौन सा असत्य कथन है? कौन सा असत्य कथन है भैया? तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का नेतृत्व बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था, सही है। बासवन्ना कलचुरी या कलाचुरी लिखा हुआ है, कलचुरी नरेश के मंत्री थे और इनके अनुयायी लिंगायत कहलाए थे बासवन्ना के, यह भी सही है। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और जन्मांतरों के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, यह भी सही है। लिंगायतों ने ब्राह्मणों की जाति अवधारणा का विरोध नहीं किया, तो बिल्कुल किया था दोस्तों, इन्होंने तो विरोध भी किया था। तो डी वाला सही हो जाएगा। सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए गए राज्यों से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। अराकोसिया की बात करेंगे तो ये कांधार से संबंधित है। पेरोपेंसडाई की बात करेंगे तो काबुल से संबंधित है। एरिया की बात करेंगे तो हेरात से, और जेड्रोसिया की बात करेंगे तो मकराना। तो यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यात्री के लेख से पता चलता है कि 17वीं शताब्दी में चांदी तमाम दुनिया से होकर कहां पहुंच रही थी? भारत पहुंच रही थी। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था जोवान्नी कारेरी ने, जो कि एक इटली यात्री थे जो 1690 के दौरान भारत में आए थे। निम्नलिखित में से किसने कुलीनवाद सामाजिक आंदोलन चलाया था? तो बल्लाल सेन ने चलाया था। किसने चलाया था कुलीनवाद सामाजिक आंदोलन? बल्लाल सेन ने। नेक्स्ट है
किस देश की सीमा 5 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है? तो म्यांमार की सीधे सीधे दिख रही है, क्योंकि म्यांमार की जो 4 राज्यों से स्पर्श करती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केवल 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर की जाती है। यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना और नदी, जैसे थीन बांध की बात करेंगे, थीन बांध ये आपको देखने को मिलेगा रावी नदी के तट पर। सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर मिलेगा। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर मिलेगा। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर मिलेगा। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित नहीं है? देखिए हैवलॉक भी है, नील भी है, लैंडफॉल भी है, लेकिन एंड्रॉथ नहीं है वहां पे। एंड्रॉथ कहां पर है दोस्तों? लक्षद्वीप में है। कहां पर है एंड्रॉथ? लक्षद्वीप में है। और अभी जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ना, पोर्ट ब्लेयर, क्या नाम है उसका? पोर्ट ब्लेयर। तो वो नाम बदल गया उसका, क्या नाम है? श्री विजयपुरम। क्या लिखा हुआ है? श्री विजयपुरम, ये इसका नाम चेंज हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं हिंडाल्को, ये रेणुकूट में अवस्थित है और ये यूएसए के सहयोग से बनाई गई थी। फिर बात करेंगे भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा, जो कि आपके कहां पर स्थित है? इसको हम कहते हैं बाल्को कंपनी भी कह देते हैं, और ये आपके यूएसएसआर यानी रसिया के सहयोग से बनी थी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी मैटूर नहीं है दोस्तों, बल्कि कोरापुट है। क्या हो जाएगा? कोरापुट, जो कि ओडिशा में है, और इसको हम नाल्को भी कहते हैं। ये फ्रांस के सहयोग से बनी थी। आगे बात करेंगे एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि जेके नगर में स्थित है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एक और आती है, उसका भी नाम जरा याद रख लो, माल्को, जो पेपर में पूछी गई थी। ये आपका हो जाएगा मेटूर। मेटूर में कहां? सलेम या फिर तमिलनाडु, और इसका इटली के सहयोग से निर्माण किया गया था। तो इसका तो बता दिया मैंने कि ये वाला गलत था, मैटूर नहीं था, बल्कि क्या था? कोरापुट है। अब यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं, अयोध्या की पहाड़ी। तो ध्यान से समझना, ये अयोध्या की पहाड़ी है। अयोध्या बिल्कुल मत समझना यूपी का, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के पूर्णिया जनपद में अवस्थित अयोध्या की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसकी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन और गोंडवाना युग की हैं, जो धातु और गैर धात्विक खनिजों के साथ साथ जीवाश्म ईंधनों से भी समृद्ध हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं। देखो, प्री कैम्ब्रियन में जो भी चट्टान मिलेगी उसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, लेकिन जो गोंडवाना युग में होगी उसमें तो मिलेगा ना। तो दोनों से युक्त है ये, तो इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो शरीर के भीतर रुधिर थक्का नहीं जमने देता है? रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत, क्योंकि यकृत में जो हिपैरिन होता है वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर या ब्लड को जमने नहीं देता। नहीं तो बॉडी के अंदर अगर ब्लड जम गया तो नसों में जो है कि ब्लॉकेज आ जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर के लिए किसमें पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये जो होता है, अगर इसकी उपस्थिति होती है तो जब आपकी बॉडी में कहीं पे कट फट जाता है, जिसकी वजह से ब्लड बहने लगता है बाहर बॉडी से, लेकिन फाइब्रिनोजन की वजह से क्या होता है? आपका थक्का जल्दी बन जाता है बाहर, जिससे आपका ब्लड नहीं गिरता है। बाकी एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, और इस पर निक्षेपण किसका होता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत होती है, इसलिए एनोडीकृत होते हैं। अब यहां पे देखते हैं, मुख्य मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? तो भैया एंटीजन पाया जाता है अलग अलग, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। एंटीजन में किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में ए बी है, किसी में कुछ भी नहीं है। तो ये अलग अलग होते हैं भिन्न ब्लड, इसी वजह से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद यह प्रतिपादित करता है कि सभी कानूनों की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है? तो आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 ही यह प्रासंगिक करता है कि भाई सभी कानूनों की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों का प्रावधान किया गया? तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, कई बार मैं बता चुका हूं, अत्रिमेमी, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। अब यहाँ पे एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संबंध में। पीलीभीत की बात करेंगे तो यहाँ पे बांसुरी बहुत फेमस है। गोरखपुर की बात करेंगे तो टेराकोटा बहुत फेमस है। श्रावस्ती की बात करेंगे तो जनजातीय शिल्प बहुत फेमस है। महाराजगंज की बात करेंगे तो फर्नीचर बहुत फेमस है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से ऋण सहायता मुहैया कराने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना शुरू की गई? तो इसका ईयर जो है कि 1998-99 होता है, लेकिन अगर सिंगल ईयर होगा ना तो आपको ऑलवेज 1998 लगाना है, अगर सिंगल ईयर पूछेगा तो। बात करते हैं यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फसल और उससे संबंधित होने वाले रोग। जैसे धान में अगर आप देखोगे तो टुंगरो रोग भी होता है, खैरा रोग भी होता है। अरहर में उकठा रोग होता है। बाजरा में दोस्तों टिक्का नहीं होता है,
मतलब बाजरा में टिक्का नहीं होता है, बल्कि टिक्का किसमें होता है, मूंगफली का एक रोग होता है, मूंगफली। अच्छा, मूंगफली की एक बहुत लाभकारी प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेगिंग, याद रख लेना पेगिंग, कई बार ये मिलान करने के लिए आता है। सरसों में क्या होता है, सफेद गेरुई होता है, तो सी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को समावेशी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? आर्थिक विकास की ऊंची दर, आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का बंटवारा और वित्तीय समावेशन। परंतु आर्थिक संसाधनों का अगर केंद्रीकरण किया जाएगा कुछ लोगों के पास, तो वो समावेशी नहीं होगा, बल्कि कुछ ही लोगों का भला करेगा। आगे देखते हैं, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये जो परियोजना आई थी, इसकी बात करेंगे तो जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना से संबंधित था, जिसमें भारत सरकार ने भी अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की थी। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल कितनी लंबाई है? इसकी तो बहुत छोटी है, 91 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ देता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ये जोड़ता है। अब प्रश्न आएगा आपके जुलाई के करंट अफेयर्स के, जिसमें अगर हम देखेंगे अस्मिता योजना किससे संबंधित है? जुलाई 2024 में आता, 224 नहीं, ठीक। तो इसका प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करनी, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहां पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया था, और फर्स्ट टाइम ऐसा इसकी मेजबानी की जा रही है, विश्व धरोहर समिति की फर्स्ट टाइम इसकी मेजबानी की जा रही है। जुलाई 2024 में भारत के किस राज्य में स्थित चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची घोषित किया गया है? तो ये असम में। और इसी के साथ अब टोटल कितनी हो गई? 43 जो है कि पूरी की पूरी हमारे यहाँ इंडिया में हो चुकी है, जिसमें कि आपकी 35 किस्में हो जाएगी सांस्कृतिक श्रेणी में, और 7 किस्में हो जाएगी प्राकृतिक श्रेणी में, और 1 किस्में हो जाएगी मिश्रित श्रेणी, जो कि पहले से ही चली आ रही है। और एक जो मिश्रित श्रेणी है वो कंचनजंगा के नाम से जानी जाती है। तो अब आपको टोटल 42 याद नहीं रखनी है कि आप जो शांति निकेतन पढ़ रहे थे या होयसलेश्वर मंदिर समूह पढ़ रहे, अब 43 वाली भी आ चुकी, चराई देव मैदान, जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, जुलाई 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए किस टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था? तो ये हो जाएगा आपका एंजल टैक्स। क्या हो जाएगा? ये आपका एंजल टैक्स हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, कहां पे? मॉरिशस में किया गया है। कहां किया गया? मॉरिशस में। जुलाई 2024 में निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना है? तो इसकी बात करेंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आइवरी कोस्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन सा एक पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? तो डेनमार्क है। जुलाई 2024 में कहां पर 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी एक पारंपरिक नाव है, इसका जो है कि परिचालन शुरू किया गया? तो ये आप देखोगे दुबई यूएई में हो गया। नेक्स्ट है आपका, जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा जोरावर का अनावरण गुजरात के हजीरा में किया गया। तो जोरावर क्या है? ये एक स्वदेशी हल्का टैंक है हमारा, जिसको डीआरडीओ और साथ ही साथ एलएनटी, जो आपका एनबीएफसी ग्रुप होता है, एलएनटी, इन दोनों ने आपस में मिलकर तैयार किया संयुक्त रूप से। 140 पे देखते हैं, किस एक को संयुक्त राष्ट्र वार्ता के तहत बनाए गए हानि और क्षति कोष बोर्ड की मेजबानी दी गई है, जिसको लॉस एंड डैमेज फंड के रूप में भी जानते हैं? तो इसकी हम बात करेंगे, फिलीपींस को इसकी मेजबानी दे दी गई है। हालांकि लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना 2022 में की गई थी COP 27 के तहत। और COP 27 आपका कहां पे हुआ था? तो ये मिस्र में हुआ था। COP 27 आपका मिस्र में हुआ था। आगे बात करते हैं, हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो कि जुलाई 2024 में आया था, तो इसके अंतर्गत भारत को किन और 2 देशों के साथ संयुक्त रूप से 82वें स्थान पर रखा गया है? तो सेनेगल एवं ताजिकिस्तान, सेनेगल एवं ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है आपका 142, जुलाई 2024 में किस एक भारतीय ओलंपियन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो ये अभिनव बिंद्रा होंगे। और ये ओलंपिक ऑर्डर जो है कि ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। भारत एवं किस देश की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आयोजित किया गया? तो ये आपका जो है कि 16वां संस्करण मंगोलिया के साथ किया गया, नोमैडिक एलिफेंट। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को फाइनल में पराजित करके अपना पहला महिला एशिया कप जीत लिया था? भारत को, ठीक है।
श्रीलंका की टीम ने जो है कि जीता है, ये भारत ने नहीं जीता, श्रीलंका की टीम ने, और महिला एशिया कप भारत को हरा के जीत गए। आगे देखते हैं, जुलाई 2024 में संपन्न विंबलडन चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने महिला एकल का खिताब जीत लिया? तो ये हो जाएंगी बारबोरा क्रेजिकिसोवा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो सोनभद्र में स्थित है सलखन जीवाश्म पार्क। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया? तो 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 में ही आंतरिक अशांति के आधार पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आपातकाल लगाया था, जिसको हम क्या कह सकते हैं, संविधान की हत्या की गई। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्वविद्यालय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया? तो AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों पर बड़े कचरा बैग को लाना अनिवार्य कर दिया गया? तो यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आपका है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना दोस्तों, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो। प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, टू द पॉइंट के हिसाब से, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, यूपी PCS और समीक्षा अधिकारी के लिए। लास्ट प्रश्न की बात करेंगे, व्यक्ति और उनके पद, जैसे डिक सूफ की बात करें, ये प्रधानमंत्री है नीदरलैंड के। मसूद पेजेकिस्तान की बात करेंगे, ये राष्ट्रपति है ईरान के अभी। उर्सुला वॉन डेर लेyen की बात करेंगे तो ये अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग की। तो यहाँ पे सभी के सभी सही हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी PDF आपको वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लो अभी जाके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।